नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे टीम इंडिया से जुड़ी है। इन दिनों भारतीय टीम के कोच यानी कि गौतम गंभीर की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। क्या गंभीर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से नाराज हैं या फिर गंभीर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठा नहीं पा रहे? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए मंगलवार का समय मांगा। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां बहुचर्चित शराब घोटाला मामला और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा कल ईडी के सामने पेश होंगे। आखिरकार लखमा ईडी को क्या जानकारी देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इन तीन खबरों पर चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि कोच की गंभीर फटकार से जुड़ा ये मामला है। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार हार के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर नाराज नजर आए। कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया यानी ड्रेसिंग रूम विवाद पर पहली बार अपना बयान दिया है। गंभीर का यह कहना है कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। ये भी बताया गया कि मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर अपने खिलाड़ियों पर आग बबूला हो गए थे। गंभीर के निशाने पर कुछ सीनियर खिलाड़ी भी थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कहा था कि बहुत हो चुका है, लेकिन अब ड्रेसिंग रूम में तनाव की रिपोर्ट के बीच गंभीर ने कहा कि वो सिर्फ रिपोर्ट है, सच नहीं है। गौतम गंभीर ने भी कहा कि जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग हैं, भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। तो टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम कंट्रोवर्सी लगातार छिड़ी हुई है। इस पूरे मामले पर गौतम गंभीर अब पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं। मेलबर्न में जिस तरह से करारी हार मिली, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से गौतम गंभीर काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो चुका है। गंभीर ने यह भी कहा था कि रणनीति के तहत नहीं खेलने पर खिलाड़ियों के प्रति वो नाराजगी भी उन्होंने जताई थी। और अब गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि कोच और खिलाड़ियों के बीच ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। सिर्फ एक चीज आपको टीम में रख सकती है और वो है आपका प्रदर्शन। तो कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया। भारतीय टीम के मुख्य कोच है गौतम गंभीर, जो सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आने पर नाराज हो गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम टेस्ट से पहले गंभीर इस बात से नाराज हो गए कि खिलाड़ी और कोच के बीच चर्चा मीडिया में आखिरकार लीक हो गई, जो अच्छी बात नहीं है। तो मेलबर्न में करारी हार हुई और इसके बाद खबर सामने आई। क्रिकेट एक्सपर्ट अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से करारी हार लगातार मिल रही है टीम इंडिया को, उसके बाद गौतम गंभीर नाराज हो गए, ड्रेसिंग रूम से बातें खुलकर सामने आई। हालांकि अब गंभीर ये कह रहे हैं कि सच्ची ईमानदारी तो होनी चाहिए। कुछ बातें जो हुई थी आपस में ड्रेसिंग रूम में, वो बाहर आखिरकार लीक कैसे हो गई? एक्चुअल में जो क्या है, ये जो भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, इसमें से मिडिल ऑर्डर तो टोटली आउट ऑफ फॉर्म था। और रही बात सवाल वहाँ की विकेट और भारत की विकेटों में ये अंतर है कि अब ऑस्ट्रेलिया की विकेट तेज है, बाउंसिंग ट्रैक है। और दूसरी बात है, जहाँ तक टीम सिलेक्शन का सवाल है, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि किस रन के एवरेज से रणजी ट्रॉफी में रन बनाने वाला नीतीश रेड्डी का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, वो सफल हो गया तो उसके लिए वाहवाही। तो जो भारतीय प्लेयर भी रन बनाते आ रहे हैं, इसमें असफल हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत उनको समय तो देना पड़ेगा। हार ठीक है, हार में मानता हो रही है, लेकिन वहाँ के विकेट डिफरेंट है। और हमारे रोहित शर्मा जी आउट ऑफ फॉर्म यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी थे। एक यशस्वी जायसवाल ही तो रन कर रहा था। KL राहुल यहाँ भी असफल थे। जो सफल प्लेयर थे सरफराज खान, उसको मैच नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में गंभीर को विचार करना चाहिए। ध्रुव जुरेल को नहीं खिलाया गया, उसको देना चाहिए। अब जरा बताए, नीतीश रेड्डी 22 रन के एवरेज रन बना करके जा रहा है रणजी ट्रॉफी में, उसको टेस्ट मैच खिलाया जा रहा है। और सरफराज खान ने टेस्ट मैच में 52 के एवरेज रन बनाया है, उसको बाहर बिठाया जा रहा है। ये मेरे को समझ में नहीं आती कि जो प्लेइंग 11 बनाई जा रही है, किस विचारधारा से बनाई जा रही है, और जो क्या इसका सोच है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा कोच साहब को भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सीनियर क्रिकेटरों से कैसे परफॉर्मेंस निकलवानी है। अब ये आइडिया तो उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भारत की तरफ से भी 62 टेस्ट मैच खेल चुके हैं।
कि जो अभी हमारी मूल समस्या हमारे बैट्समैनों को रन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें है आपके गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल। जी। जब ये लोग असफल हो रहे हैं तो सरफराज खान को आप क्यों ले गए हो? और दूसरी बात ये बताइए कि अब मन्नीश्वरन की एवरेज है 49 की एवरेज से रणजी ट्रॉफी में रन बनाया, 22 रणजी ट्रॉफी में उसके 100 है। आप भाई साहब उसको क्यों लेकर गए हो? आप खिलाते क्यों नहीं है? आपको नीतीश रेड्डी पे विश्वास है? मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है बीसीसीआई अपना वोट बैंक सही कर रही है कि हमें आंध्रा का एक वोट चाहिए, हमें यूपी का वोट चाहिए, इनको एक खिला दो, उनको एक खिला दो। ये नहीं चलता है। ये भारत की इज्जत का सवाल है। भारत की इज्जत का सवाल है। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं सुधांशु कुमार जी भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से बातचीत हुई है, गौतम गंभीर बेहद नाराज हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नेचुरल जो गेम फॉलो करना चाहिए था वो गेम फॉलो नहीं हुआ। अपने अपने ढंग से गेम प्लान किया गया, खास रणनीति अब मैं बनाऊंगा। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो बातें बाहर आ गई उसे लेकर अब गौतम गंभीर नाराज भी हो गए। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, खासकर मेलबर्न टेस्ट में हम देखे, वो टेस्ट जो कि ड्रॉ हो रहा था, 7 विकेट आपके पास थे, एक सेशन बस खेलना रह गया था, तो वहां पर आप ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन जो उन्होंने कहा, जिस बात उन्होंने नाराजगी जताई कि हमने एक प्लान बनाया है, एज ए कोच, एज ए टीम हम एक प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार हम खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि खिलाड़ी अपनी मनमर्जी से खेल रहे हैं। प्लान कुछ बनाया गया, उन्हें कुछ जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसका निर्वहन वो वहां नहीं कर रहे। वो तो जिस तरह से ऋषभ पंत शॉट खेल करके आउट हो रहा है या फिर विराट कोहली बार बार ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहे हैं, और भी बाकी बल्लेबाजों की भी हम यहाँ पे गिनती गिरा सकते हैं। रोहित शर्मा के भी नंबर अच्छे नहीं है। तो गंभीर की ये जो नाराजगी है बिल्कुल जायज है। और बहुत गंभीर को जितना मैं जानता हूँ और जितने बाकी क्रिकेट देखने वाले जानते हैं, वो बहुत टू द पॉइंट बोलने वाले और दिल में कोई भी बात नहीं रखने वाले खिलाड़ी हैं। वो सीधा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और उनकी जो प्लानिंग भी होती है वो बहुत ही क्लियर होती है, बहुत स्पष्ट उनकी जो क्रिकेट की रणनीति होती है। तो उसका जब वो पालन नहीं करते और देख रहे हैं और टीम इस तरह से हार रही है, तो बिल्कुल वो बहुत गुस्सा हुए हैं। ड्रेसिंग रूम में भी गुस्सा है, जैसा कि आपने भी बताया। और बाद में ऑब्वियसली मीडिया में जब ये बात आ जाती है तो यहाँ पर भी, क्योंकि टीम जब हारती है, कोई भी टीम और खासकर भारतीय टीम की बात है, जब वो हारती है तब उसमें आपको उनके विरोधाभास और उनकी टीम में डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। तो वही दिख रहा है इस वक्त। और पर मुझे लगता है अभी एक टेस्ट मैच और है, अगर इस पर सिडनी टेस्ट मैच टीम अच्छे से खेले, जीते, तो फिर ये सीरीज बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी बातचीत करने के लिए। और अरविंद सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि गौतम गंभीर ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो बातें आ गई वो ठीक नहीं थी, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वो एक चीज आपको टीम में रख सकती है, आपका प्रदर्शन, और वो हर जगह ही होता है कि आप कहीं पर भी जॉब में हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वही चीज आपका जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर मायने रखता है, बाकी सारी चीजें तो इतर होती हैं। एक्चुअली मैम, सबसे बड़ी बात है बीसीसीआई को एक जो प्लान है वो ओनली फॉर IPL सफेद बॉल की है, और जो रेड बॉल है जो हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो 5 डे गेम है। और हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी खिलाया जा रहा है। रणजी ट्रॉफी का जो स्थिति है या जूनियर क्रिकेट की स्थिति बहुत ही खराब है। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर जो NCA करके आते हैं, अंडर 16 में, अंडर 19, 23 में NCA करके आते हैं, अगले साल उनका स्टेट बॉडी नहीं ले पा रही है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, आपका क्या नाम है, यूपी जाओ, बिहार जाओ, झारखंड जाओ, बंगाल जाओ, यहाँ पे टोटली इतना सिलेक्शन में पैसे चलने लगे। आपको उदाहरण जो लास्ट ईयर गए, यूपी के 8 लड़के NCA करके आए, वो इस साल यूपी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। NCA का मतलब होता है इंडिया कैंप। इंडिया कैंप का मतलब था एक बच्चे पे 3-3.5 लाख रुपए खर्च करती है बीसीसीआई। और बीसीसीआई को फिक्र होना चाहिए जिस बंदे पे हम 3-3.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो बंदा अगले साल उस स्टेट टीम में है कि नहीं। उसी तरह जो बीसीसीआई का जो मसला है, हमारे जो ये लोग जितने बड़े स्टार प्लेयर हैं, ये परफॉर्मेंस सिर्फ सफेद बॉल पे ध्यान दे रहे हैं। IPL में इनको 15-20 लाख रुपए करोड़ मिल जा रहे हैं। ये क्यों भारत की तरफ से खेलेंगे? भारत में एक टेस्ट मैच का 15 लाख रुपया मिल रहा है, 5 मैच खेलेंगे 75 लाख हुआ, तो 75, ये 5 टेस्ट मैच खेलने में उनको 2 महीना जाएगा, और 2 महीने में वो 20-25 करोड़ कमा ले रहे हैं जी। ये मेंटेलिटी निकालना पड़ेगा। ये भारतीय टीम में नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ की जनता की इज्जत का सवाल है। इनको 130 करोड़ जनता की इज्जत के लिए खेलना पड़ेगा।
और जहां से सब सवाल है, पुजारा ठीक है, पुजारा की उम्र भी 33-34 साल हो गई है, तो विराट कोहली भी 33-34 साल के हैं, रोहित शर्मा भी 33-34 साल का है। टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियन जैसे जहां विकेट पे जहां बैट्समैन को खड़ा होना खेलेंगे, आज चेतेश्वर पुजारा जैसे एक बैट्समैन का होना बहुत जरूरी था। दूसरी बात है, गौतम गंभीर पे सारी जिम्मेदारी आती है। गंभीर कोच है, दो दो जो इनके यंगस्टर हैं, एक ध्रुव जुरेल और सरफराज खान, ये दोनों बच्चे 52 रन से ऊपर के एवरेज से रन बना रहे हैं और आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाया। इनको कम से कम 4 टेस्ट मैच हो चुका है, एक मैच में मौका नहीं दिया गया। आप नीतीश रेड्डी पर भरोसा कर सकते हो, आप शुभमन गिल पर भरोसा कर सकते हो, आप राहुल द्रविड़ पर राहुल क्या नाम है के राहुल पर भरोसा कर सकते हो। भाई, आप सरफराज खान 52 के एवरेज रन बनाने वाले बंदे पर विश्वास करो ना। तो गौतम गंभीर का जी वो क्या करेंगे? ये केकेआर की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। बात समझ ना, ये मसला है जी। क्रिकेट खेलना और कोचिंग देना दोनों अलग सब्जेक्ट है जी। अब वहाँ विराट कोहली को आप बैटिंग नहीं सिखा सकते हो। आप राहुल शर्मा ने, आपको मॉरल को हाई करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी से बात करनी पड़ती है कि भाई मुझे ये बंदे दो, हमारी राष्ट्र की बात है। अगर टीम हारेगी तो राष्ट्र की हार होगी। आप एक मैच पाकिस्तान से होता तो क्या होता, जरा सोचिए। भारत में उबाल आ जाता, मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा तो उबाल नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है दोष सिलेक्शन कमेटी के अंदर है, सोच बीसीसीआई के अंदर भी गलत है, सोच है, और हमारे कोच साहब के अंदर है। सरफराज खान को आप क्यों बिठा रहे हो? जी बिल्कुल, देखना होगा किस तरह की अब रणनीति बनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी अपनी राय देने के लिए। और तो कोच की गंभीर फटकार अब सामने आई, हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मसले में। और चलिए रुक करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि मुलाकात का इंतजार। मध्य प्रदेश की बात की जाए और नए साल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने खेतों में ट्रैक्टर चलाया, आलू निकाला और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने 100 मंगलवार का इंतजार करूंगा। पटवारी हर मंगलवार उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। पटवारी ने भी कहा कि लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि किसानों के लिए है। धान लहसुन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि किसानों की गीली धान सरकार खरीदेगी नहीं। लहसुन महंगा होने पर चीन से मंगाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। तो कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि 100 मंगलवार इंतजार करेंगे। 16 मंगलवार बीत चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय बार बार मांग रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा। अब सरकार वो गीला धान नहीं खरीदेगी और 3100 का बोला था वो भी नहीं खरीदेगी। अभी लहसुन थोड़ा महंगा हो गया तो आपने चाइना से मंगा लिया। चाइना से मंगाकर लहसुन पूरा मंदसौर और इधर पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में लहसुन की मंडियों में भीग गया। वो किसानों का अब लहसुन नहीं बिकेगा। मतलब उनका पूरा जो आशाएं थी, विश्वास था, भरोसा था, एक तरह से कुछ आने की संभावना थी, वो एकदम क्रैश हो गई, खत्म हो गई। तो जब खेती में टमाटर फेंकने पड़ते हैं, लहसुन फेंकना पड़ता है, आलू फेंकने पड़ते हैं, तब न मीडिया बोलती न सरकार बोलती। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मंगलवार कहा जाता है कि किसानों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि मैं हर मंगलवार यानी 16 बार से समय मांग रहा हूं लेकिन मिल नहीं पा रहा। और कई तरह का आरोप उन्होंने लगाया कि चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर ही किया है और किसानों की फोकस के चक्कर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मूवमेंट जीतू पटवारी का लगातार नजर आता है। और अभी भी अगर हम देखें तो जीतू पटवारी कहीं से आलू की खेती करते हैं, फिर वहीं से बाइट देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से जो है वो लगातार समय मांग रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान से, तो वो तस्वीर बता रही है कि ये जो विरोध है वो मुख्य एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जीतू पटवारी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको समय नहीं मिल रहा किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो 100 मंगलवार तक इंतजार करेंगे। अभी 16 मंगलवार ही हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पीसीसी कृषि मंत्री के ऊपर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री जितना टारगेट पे कांग्रेस के है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में, कब चाहे वो फर्टिलाइजर का मुद्दा हो या फिर अगर हम बात करें मुआवजे की बात हो या फिर केंद्र की घोषणाओं की बात हो, और अब जो है मुलाकात की बात। लगातार मुद्दों पे जीतू पटवारी जो है शिवराज सिंह चौहान को घेरते नजर आ रहे हैं। जी
तो बिल्कुल ये जिस तरह से समय मांगने की बात कर रहे हैं, 16 बार का भी जिक्र उन्होंने कर दिया है कि बार बार समय मांग रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं कर रहे। किस बाबत ये मुलाकात करना चाहते हैं, किस तरह की जो सकारात्मक वो कह रहे हैं कि मैं चर्चा करना चाहता हूं? देखिए, बिल्कुल उनका 3 से 4 बड़े मुद्दों की बात है। जिस तरह से जो केंद्र की योजनाएं थी वो समर्थन मूल्य दूसरा मामला था, तीसरा मामला मध्य प्रदेश में सब्जियों को लेकर था। इन तमाम मुद्दों पर जीतू पटवारी की चर्चा करना चाहते हैं। इसके अलावा अगली फसलों के लिए जीतू पटवारी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को फर्टिलाइजर खाद सही समय पर उपलब्ध हो जाए, क्योंकि पिछले सीजन में किसानों को इससे बहुत नुकसान हुआ और फर्टिलाइजर 15 दिन से लेकर 1 महीने की देरी से मिला। तो इन तमाम मुद्दों को रखने की बात जीतू पटवारी कहते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जीतू पटवारी ने कहा कि हम वो मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए उन्हें समय देना चाहिए। जी, तो क्या अब उम्मीद की जाए, क्या मुलाकात संभव है या बातचीत होगी जीतू पटवारी की शिवराज सिंह चौहान से? देखिए, जिस तरह का सियासी रंग ये पूरा मामला पकड़ रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह के नेता हैं तो वो समय दे सकते हैं। हालांकि ये उनकी उपलब्धता निर्भर करेगी वो मध्य प्रदेश में कब रहते हैं या दिल्ली में समय देते हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि 16 मंगलवार की बात कह दी है जीतू पटवारी ने, तो निश्चित रूप से एक दबाव तो कृषि मंत्री पे, केंद्रीय कृषि मंत्री पे बन ही गया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जीतू पटवारी को उनसे मुलाकात का समय मिल सकता है। जी, बिल्कुल मुलाकात का समय मिल सकता है, फिलहाल देखना होगा कब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कई तरह की बातें उन्होंने की है कि लहसुन महंगा होने पर चीन से मंगाने का भी आरोप लगाया। और चलिए अब रुक करेंगे तीसरी खबर का, यानी कि छत्तीसगढ़ का, जहां ईडी को क्या जानकारी देने जा रहे हैं कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामला, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने कवासी लखमा समेत 5 नेताओं को समन भेजा और अब पूरे मामले की जानकारी देने के लिए कल यानी शुक्रवार को कवासी लखमा ईडी दफ्तर में पेश होंगे। INS 24/7 पर हालांकि लखमा ये कहते हुए दिखे हैं कि मैं कानून को मानता हूं, कल मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। जो आरोप लगाए गए हैं उनका कल ईडी को जवाब दिया जाएगा। जो दस्तावेज सामान मांगे गए हैं वो भी ईडी को दे दिया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि शराब घोटाला मामला, जिसमें कुछ दिन पहले ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी समेत करीबियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। वे इस वक्त हमारे साथ है। दादी, पूछताछ के लिए आपको बुलाया, कब पेश होंगे, क्या जानकारी देंगे? उस नोटिस में पूछताछ का नाम नहीं है। जो भी कागज मेरे द्वारा उन लोग डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, उन लोग मैं उस दिन 2 तारीख बोल के गए थे। अभी कल समझ आया है 3 तारीख को जाने का। 3 तारीख जाके ऑफिस में डॉक्यूमेंट दूंगा, क्योंकि कोई भी काम समान कानून सम्मान करना चाहिए। उनका पूरा सम्मान करूंगा और जो भी उन लोग मांगेंगे वो दूंगा। इतना ही है। दादी, ये बताइए कि ये अचानक जो इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई हुई, आपकी जांच हुई, क्यों? में समय होगा बताएंगे, लेकिन अभी कल का हम लोग को जो ईडी ने समाज मांगा है उनको देने दीजिए। आगे जो भी बात करेंगे आगे करेंगे। क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? अभी तो आए गए नहीं हूँ, समझ में कैसा आएगा? उस दिन आए थे, अभी नोटिस मांगे, उससे जाने के बाद तो समझ में आएगा क्या कारण है। तो आप जानकारी देंगे जो मांगी गई? देना पड़ेगा। कानून को मानते हैं, कानून को नहीं मानना है। कानून को मैं सम्मान करूंगा। लेकिन बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया गया, आरोप पत्र में भी नाम लिखा। आरोप गंभीर हो क्या हो वो बोलना अच्छा नहीं है। आज मैं कल जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनका डॉक्यूमेंट मांगा दूंगा। तो जो भी जानकारियां मांगी गई उसे देंगे और उसके बाद ही अपनी कुछ बात जो है वो कवासी लखमा कहेंगे। इस बात को कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो भी जानकारियां मांगी गई उसे एकत्र कर रहे हैं और कल अपनी जो जानकारियां हैं वो ईडी के समक्ष पेश करेंगे। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे पेश होंगे, क्या किस तरह की उनकी तैयारियां हैं कवासी लखमा की से लेकर जब वो तमाम दस्तावेज ईडी ने मांगे हैं वो उसे सौंपेंगे और फिर उनसे पूछताछ होगी? गौरव, आप सुन पा रहे हैं? तो गौरव से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता देंगे पूरा मामला लगातार जुड़ा हुआ है पूर्व मंत्री कवासी लखमा से। जब कल ईडी दफ्तर में वो पेश होंगे, शराब घोटाला मामले में ईडी ने लखमा को तलब किया है और INS 24/7 पर आप सुन भी रहे थे पूर्व मंत्री कवासी लखमा को। उन्होंने कहा है कि मैं भाई कानून को मानता हूं और कल मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो मैं ईडी को
दे दूंगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कथित शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला है जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने करीबियों के साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं और इसके बाद कई दिनों से लेकर ईडी ने उनके और उनके करीबियों के घर में दबिश दी थी। कई अहम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले गए थे, जब्त किए गए थे। इसके बाद सभी को ईडी ने कार्यालय आने के लिए कहा है और इसी सिलसिले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके जो करीबी हैं, चाहे वो हरीश कवासी लखमा ही क्यों ना हो, सुशील ओझा, ओएसडी जैन, ये तमाम जो लोग हैं वो ईडी के सामने पेश होंगे, ईडी कार्यालय ये जाएंगे। हालांकि इसके पहले कवासी लखमा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि वो तो अनपढ़ हैं, आबकारी अधिकारी, और उनके ओएसडी जिस कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए वो कहते थे वो कर भी देते थे। तो घोटाले का मास्टरमाइंड एपी त्रिपाठी का भी नाम कवासी लखमा ने लिया था। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले से जुड़ा ये मामला है जब ईडी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में भी एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात भी सामने आई थी। तो ईडी ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि जब तत्कालीन भूपेश सरकार रही है उस समय के जो कार्यकाल था उसमें कई नेता, कई अफसर जुड़े हुए। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा राडार पर है और अब ये कहा जा रहा है कि वो समन उनको जिस तरह से भेजा गया, कल वो ये कह रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा, जो दस्तावेज मुझसे मांगे गए हैं मैं दे दूंगा, क्या कहेंगे? अनुराग जी, आप सुन पा रहे हैं? अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तकनीकी कारणों की वजह से अनुराग जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जब ईडी लगातार जांच कर रही है और कई तरह के जांच के बाद अब हालांकि देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष आता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से सिंडिकेट बनाया गया था तत्कालीन सरकार में, जो इशारों पर काम कर रहा था। और तत्कालीन जो आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, उनको पूरी जानकारी थी। वो कथित तौर पर कमीशन में बड़ा हिस्सा ले रहे थे। हालांकि कई तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि इसके पहले कवासी लखमा ने उन आरोपों को सिरे से नकारा भी था, निराधार भी उन्होंने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं तो कानून को मानता हूं और मैं जाऊंगा, कल पूरी जानकारी जो मुझसे मांगी जा रही है मैं वो बकायदा दूंगा, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो भी मैं ईडी को सौंप दूंगा। तो ईडी ने कवासी लखमा को शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और ये संबंध 2025 की शुरुआत में ही हालांकि अब भेजा गया था। बीजेपी मीडिया के सह प्रभारी अनुराग जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। हाँ, आवाज पहुंच रही है। अनुराग जी, बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा कि अब ईडी के सामने वो पेश होंगे और जो भी उनके से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो उन्हें दे देंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कानून का पालन करता हूँ, क्या कहेंगे आप? इसमें कहने के लिए बचा क्या है? जिस प्रकार से 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार और उसके मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ जनता के हित के पैसे को लूट लूट कर अपना और अपने आकाओं की तिजोरी भरी है, अब उसकी परतें खुल रही हैं। अब खुल रही है तो उसके बाद ये बहाना देते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ और इसलिए मुझे नहीं मालूम मैंने क्या दस्तखत किया। ये बोल के कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि इसके अधिकारियों ने बदमाशी की। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं विभिन्न प्रकार के सवाल उठा रहा हूँ। तो अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं सवाल कैसे उठा रहा हूँ? विशुद्ध बात यह है कि हम कितने भी बहानेबाजी कर लें, जो हरकतें हमने की है, छत्तीसगढ़ की जनता का जो पैसा लूटा है, अब उसे छत्तीसगढ़ की जनता को लौटाना पड़ेगा, कानून का शिकंजा कसेगा। ये पहली घटना नहीं है। सबसे अद्भुत बात तो श्वेता जी ये है कि शायद देश की एकमात्र सरकार थी जो अपने ही राजस्व में डाका डालती थी। मतलब आप समझिए, कांग्रेस के शासनकाल में अंतिम होते होते 6000 करोड़ रुपए का शराब का राजस्व था, जो सीधा 10,000 करोड़ हो गया। वो इसलिए हो गया कि वो 10,000 करोड़ ही था, बाकी पूरा पैसा ये अपनी जेब में भरते थे। तो अब अगर परतें खुल रही हैं तो निसंदेह इनको उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब दोषियों को सजा मिलेगी ही। जी अनुराग जी, ईडी ये भी कह रही है कि अवैध तरीके से अगर देखें तो तत्कालीन भूपेश सरकार के समय कई नेता, कई अफसर इसमें लिप्त पाए गए हैं और इसके जरिए ने अवैध रूप से सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। एकदम ठीक बात है। आखिर लोग अंदर है ना। अनवर ढेबर कौन है ये तो बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात तो श्वेता जी ये थी कि ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार की परतें अचानक खुली।
इनके ही मंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। याद करिए, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तात्कालिक कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ डीएमएफ घोटाले का आरोप लगाया था। मतलब आप समझिए कि सरकार में मंत्री स्वयं लिख रहा था, वो भी राजस्व मंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने ज्यादा लिप्त थे इस मामलों में कि उन्होंने सजा देने या जांच करने के बजाय रानू साहू को बड़ा जिला देकर उपकृत किया। आखिर फाइनली पोल खुली, आज रानू साहू जेल पे है। और लगातार भूपेश बघेल जी जब सौम्या चौरसिया जेल पे हुई, रानू साहू जेल पे हुए, सुवीर विश्नोई जी को जेल हुआ, तो ये कहते रहे राजनीतिक मामला है। तो भाई न्यायालय ने आज 1.5 साल हो गया ना, आखिर जमानत नहीं दी है। तो ये सारी बातें इस ओर इंगित करती है कि कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा उनको भुगतनी तो पड़ेगी। बिल्कुल, अब क्या कुछ होता है फिलहाल नजर रहेगी। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कवासी समेत करीबियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की और अब कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। देखना होगा क्या कुछ दस्तावेज में निकलकर सामने आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।